We have studied about disk structure. Now we are studying about the disk management. ठीक है जी। डिस्क मैनेजमेंट यानी कि जो आपके सेकंड स्टोरेज डिस्क ड्राइव है, आपको उसको किस तरीके से इफेक्टिवली आप मैनेज करते हो, आप डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। ठीक है जी। तो जी आपको एक यूजर स्पेस के अंदर जो इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होता है उसका एक लेयर्ड जो सिस्टम है वो बताया है कि द लेयर्स ऑफ द इनपुट आउटपुट सिस्टम और उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब आईओ रिक्वेस्ट आती है तो यूजर प्रोसेसेस होती हैं, वहां से आईओ रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है जी। उसके ऊपर जाती है, वो उसको परफॉर्म प्रोसेस करता है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो उसको हैंडल फॉरवर्ड करते हैं और उसको सेंड करते हैं सीपीयू के पास में। उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर्स के पास जाती है और इंटरप्ट हैंडलर्स आपके हार्डवेयर को इन्वोक करके और फंक्शंस आपका जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको परफॉर्म करवा के और इनपुट आउटपुट की रिप्लाई को क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इस तरीके से कोई भी आपकी आईओ रिक्वेस्ट है वो आपकी क्या होती है, परफॉर्म होती है। ठीक है जी। इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं, आपकी यूजर प्रोसेस के अंदर क्या होगी, मेक इनपुट आउटपुट कॉल, फॉर्मेटिंग ऑफ इनपुट आउटपुट कॉल और उसकी स्पूलिंग। ठीक है। डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, उसकी नेमिंग होती है, उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड फंक्शंस की ब्लॉकिंग, बफरिंग, एलोकेशन। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, सेटअप डिवाइस रजिस्टर्स और उसका स्टेटस को चेक करना। इंटरप्ट हैंडलर्स के अंदर क्या होता है, वेकअप द ड्राइवर एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो कंप्लीट होता है तो उसकी कंप्लीशन जो स्टेटस है उसको जनरेट करना। हार्डवेयर क्या क्या होता है, जो एक्चुअल आपका टास्क परफॉर्म करता है। दीज आर द वेरियस फंक्शंस दैट आर रिलेटेड टू डिफरेंट लेयर्स व्हेन यू आर प्रोसेसिंग सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और रिक्वेस्ट। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं जी डिस्क शेड्यूलिंग की। ठीक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि जब रन टाइम के ऊपर क्या बता रहा है, जैसे कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती हैं जो डिस्क के पास आती हैं। ठीक है जी। फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस जो आपके सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होने लग रही है। ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है जी भी किस ऑर्डर के अंदर उनकी रिक्वेस्ट को परफॉर्म करना है, क्योंकि प्रोसेसेस बहुत सारी होती हैं। ठीक है। और सभी प्रोसेसेस क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है। तो वो सारी की सारी एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है कि उन रिक्वेस्ट को किस तरीके से आपको फुलफिल करना है। ठीक है जी। उसके लिए डिस्क शेड्यूलिंग यूज होती है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि हम डिस्क शेड्यूलिंग से पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो एक तो होता है टोटल एक्सेस टाइम। ठीक है जी। तो टोटल एक्सेस टाइम क्या है आपका, आपका सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम, इसको हम बोलते हैं टोटल एक्सेस टाइम। टोटल एक्सेस टाइम यानी कि आपको डिस्क कोई आपने डाटा एक्सेस करना था तो उसके अंदर टोटल टाइम कितना लगा, रिक्वेस्ट जनरेट होने से रिक्वेस्ट फुलफिल होने तक कंप्लीट जो टाइम लगा, दैट इज टोटल एक्सेस टाइम। उसके अंदर आपका सीक टाइम आएगा, रोटेशनल डिले आएगी और डेटा ट्रांसफर टाइम आएगा। ठीक है जी। तो अब सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द डिस्क आर्म टू द रिक्वायर्ड ट्रैक। आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था हर एक डिस्क के ऊपर दो रीड राइट हेड्स होते हैं दोनों साइड के अंदर। तो जिस भी साइड के अंदर आप उसको डेटा को रीड कर रहे हो, जहाँ पे भी वो डेटा लोकेटेड है, तो उसके ऊपर जो भी रीड राइट हेड है वो रीड राइट हेड अपनी करंट पोजीशन से मूव होके कहाँ पे जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रैक के ऊपर। यानी कि सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई होगा, ट्रैक नंबर, किस ट्रैक के अंदर वो डेटा है। ठीक है। तो जहाँ पे अपनी करंट पोजीशन है वहां से रीड राइट हेड मूव करके जो जो रिक्वायर्ड ट्रैक है उसके ऊपर क्या जाएगा, वो मूव होके जाएगा। ठीक है। तो उसके मूवमेंट में जितना टाइम लगेगा करंट पोजीशन से और रिक्वायर्ड ट्रैक तक जो टाइम है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। क्लियर है जी। अरे क्लियर है नहीं है। यस सर। ठीक है।
उसके बाद रोटेशनल डिले, क्योंकि आपको पता है कि डिस्क जो है वो रोटेट करती रहती है सिस्टम के अंदर चलती है, तो डिस्क, ठीक है, जो उसके अंदर प्लेटर्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब डेटा एक्चुअली कहाँ पे स्टोर्ड है, सेक्टर के अंदर। तो जी आप उस रीड राइट हेड की करंट पोजीशन से ट्रैक पे तो पहुंच गए, अब आपको डिजायर्ड सेक्टर के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, इसी सेक्टर के अंदर। तो जो एग्जैक्ट सेक्टर जिसके ऊपर डेटा स्टोर है, तो क्या करना पड़ेगा, वो है तो उसी ट्रैक के अंदर जिसके ऊपर हमारा रीड राइट हेड मूव कर चुका है आफ्टर सीक टाइम, ठीक है जी। तो अब क्या करेगा, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रही है, अब जरूर थोड़ी है कि जब रीड राइट हेड मूव होगा तो किसी न किसी सेक्टर पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी डाटा उसी सेक्टर के अंदर होगा। तो जो रिक्वायर्ड सेक्टर, जो डिस्क मूव होगी, तो डिस्क मूव होगी तो वो जो हेड, रीड राइट हेड है, उसको मूव होके रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट इज रोटेशनल डिले और रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो होते हैं जी आपकी रोटेशनल लेटेंसी, कि जो डिस्क रोटेट होके जब रीड राइट हेड डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचेंगे, वो टाइम इज योर रोटेशनल लेटेंसी या रोटेशनल डिले। क्लियर है। उसके बाद आता है डेटा ट्रांसफर टाइम, ठीक है जी। अब डिजायर्ड सेक्टर के ऊपर पहुंच गए, यानी कि जहां पे डेटा है वहां पे रीड राइट हेड पहुंच चुके हैं। अब रीड राइट हेड को क्या करना है, रीड ऑपरेशन है तो रीड करना है, राइट ऑपरेशन है तो राइट करना है, ठीक है जी। तो वो जो टोटल टाइम लगेगा उसके रीड या राइट ऑपरेशन के अंदर, दैट इज योर डेटा ट्रांसफर टाइम। क्लियर है जी। और जैसे ही डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होगा, तो आपका सारा का सारा जो जो एक्सेस टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका एक्सेस टाइम टोटल क्या होगा, सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम। रीड राइट हेड आपके करंट लोकेशन से ट्रैक पे, ट्रैक से सेक्टर के ऊपर, और सेक्टर से जो डाटा ट्रांसमिशन में टाइम लगेगा, वो तीनों चीजों को मिला के टोटल एक्सेस टाइम क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं आपकी डिस्क पर। क्लियर है जी। कोई डाउट किसी को? बोल के बताओ यस जल्दी। सर, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जी डिस्क शेड्यूलिंग की। तो डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग हमने पहले बताया, इट इज एन ऑर्डर ऑफ द रीड राइट हेड मूवमेंट्स विच सेटिस्फाई डिफरेंट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, ठीक है जी। यानी कि जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आएंगी, उनको वो रीड राइट हेड क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। वो किस ऑर्डर के अंदर सेटिस्फाई करेंगे, दैट विल बी डिफाइंड बाय द डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है जी। तो इट डिटरमाइंस द टोटल सीक टाइम, it also affects the performance, and the operating system cannot change the rotational delay or transfer time, ठीक है जी। क्या बताया, दो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो चीज क्या है, नंबर एक चीज तो आपकी रोटेशनल डिले, क्योंकि रीड राइट हेड जहां से मूव करके जाएगा वहां से उस डिस्क को रोटेट होने की उसकी फिक्स स्पीड है, वो कंटिन्यूसली रोटेट होने लग रही है, तो वो जो इतना टाइम लगना है उतना लगना ही लगना है। हम डिस्क की रोटेशन की स्पीड को कम या ज्यादा नहीं करते, वो फिक्स स्पीड के ऊपर ही रोटेट होती है, कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है जी। तो हम रोटेशनल डिले को चेंज नहीं कर सकते। ट्रांसफर टाइम, सिस्टम का ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, डेटा ट्रांसफर टाइम, वो ट्रांसमिशन स्पीड फिक्स होती है कि इतने ट्रांसफर रेट के ऊपर डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है जी। क्योंकि ये क्या है, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट चीजें हैं, ये दोनों चीजें, रोटेशनल डिले एंड ट्रांसफर टाइम। तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्राई टू फाइंड ए गुड ऑर्डर दैट स्पेंड्स लेस टाइम इन सीक टाइम, यानी कि जो सीक टाइम है, हम सिर्फ उसको कम ज्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो इस सीक टाइम को एडजस्ट करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है जी। तो यानी कि जो तीन टाइम हमने पढ़े थे, रोटेशनल डिले, ट्रांसफर टाइम और सीक टाइम, उसमें से जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं वो सिर्फ सीक टाइम के साथ डील करेंगे, बाकी दो तो फिक्स है, वो वही रहेंगे, वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है वो, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या होता है, ये कह रहा है जी, अगर रैंडमली अगर आप रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करोगे ना, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो आएंगे सिस्टम के, तो रैंडमली आप उठा के उनको फुलफिल करते चले जाओगे, तो आपकी जो वर्स्ट से वर्स्ट जो परफॉर्मेंस आ सकती है, यानी कि जब बेस्ट, जो वर्स्ट पॉसिबल, यानी कि उससे खराब जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की हो ही नहीं सकती, वो चीज होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मैनेज इट वेरी प्रॉपरली एंड सिस्टमेटिकली, ठीक है जी। तो जी
इसके अंदर मेन जो मैकेनिज्म वो यही है कि भाई जो हार्डवेयर जो है आपका, जो डिस्क ड्राइव के लिए के जो फंक्शनिंग के लिए यूज होता है, उसको हम इफेक्टिवली मैनेज कर सके, ताकि जो सीक टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। तो जो आपका जो रोटेशनल डिले है और ये एक्सेस टाइम है, यानी कि आपकी जो डाटा ट्रांसफर टाइम है, उसको तो आप बढ़ा सकते हो सिर्फ आप उसका हार्डवेयर चेंज करके। ठीक है। आप बेटर क्वालिटी के हार्ड ड्राइव यूज कर लो, आप हाई कैपेबिलिटी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका प्रोसेसर यूज कर लो। ठीक है। तो क्या होगी, वो स्पीड उसकी बढ़ सकती है, लेकिन वो रहेगी फिक्स ही, वो हार्डवेयर के साथ ही वेरी कर सकती है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सीक टाइम रोटेशनल लेटेंसी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मिनिमाइज सीक टाइम। ठीक है जी, सीक टाइम को मिनिमाइज करना है, और जो सीक टाइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीक डिस्टेंस। वो किसके इक्विवेलेंट है जी, सीक डिस्टेंस के इक्विवेलेंट। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वो डिस्टेंस जो है, सीकिंग की जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है जी। तो उसको डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगी तो सीक टाइम मिनिमाइज हो जाएगा, और सिस्टम की जो डिस्क की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद डिस्क बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या होती है, जो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जो ट्रांसफर हो सकती है डिस्क के अंदर। ठीक है जी, जिस स्पीड से। ठीक है। डिवाइड बाय द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर योर सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट ट्रांसफर। फर्स्ट रिक्वेस्ट से लेके लास्ट जब तक कंप्लीट होता है ट्रांसफर, उससे हम क्या कर देंगे, उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीक टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि डिस्क बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सेस टाइम। ठीक है जी, तो वो क्या आ जाएगा आपका, सीक टाइम। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि हाउ टू सेलेक्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें कैसे चूज करनी है, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, और समरी। तो जी सिलेक्शन कैसे करेंगे जी, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो इसके अंदर बताया जी, द एसएसटीएफ इज कॉमन एंड हैज ए नेचुरल अपील, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है। बिकॉज इट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ओवर एफसीएफएस। ठीक है जी, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है एसएसटीएफ। ठीक है। इन ये कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं, इनके बेसिस के ऊपर हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। स्कैन एंड सी स्कैन परफॉर्म बेटर फॉर सिस्टम्स दैट प्लेस ए हैवी लोड ऑन द डिस्क। वो सिस्टम जो डिस्क के ऊपर हैवी लोड परफॉर्म करते हैं, उनके लिए स्कैन एंड सी स्कैन एल्गोरिथम्स क्या होंगे, बेटर रहेंगे। एंड और स्कैन एंड सी स्कैन आर लेस लाइकली टू कॉज ए स्टारवेशन प्रॉब्लम। जो स्टारवेशन प्रॉब्लम है वो भी इसके अंदर लेस होती है, नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद फॉर एनी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट वी कैन डिफाइन एन ऑप्टिमल ऑर्डर ऑफ रिट्रीवल। एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं भाई कि इस ऑर्डर के अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होंगे। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि भाई ऑप्टिमल शेड्यूल क्या हो सकता है। ठीक है। तो वो ऑप्टिमल शेड्यूल तो हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ताकि हम ये जस्टिफाई कर सकें कि भाई एसएसटीएफ या स्कैन या एफसीएफएस आप यूज कर रहे हो, उससे ये आप बेटर यूज कर रहे हो स्कीम। ठीक है। अब आते हैं आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को। तो इसके अंदर एक तो सबसे जो बड़ी चीज है वो है जो परफॉर्मेंस डिपेंड्स हैवीली ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। कितने रिक्वेस्ट आ रही हैं डिस्क के पास और क्या उनका टाइप है, उसके ऊपर ये हैवीली डिपेंड होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर किसी क्यू के अंदर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, क्योंकि सिंगल ही रिक्वेस्ट है, फिर तो आप कोई सी भी एल्गोरिथम यूज कर लो, आप एफसीएफएस यूज करो, आप स्कैन यूज करो, आप सी स्कैन यूज करो, आप लुक यूज करो। ठीक है। वो सभी क्या करेंगी, सेम रिजल्ट जनरेट करेंगी, सेम उनकी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो एफसीएफएस है आपकी, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है,
एक ही रिक्वेस्ट है, सिंगल रिक्वेस्ट, तो सिंगल रिक्वेस्ट के ऊपर कोई भी लगा लो, वो वैसे ही एग्जीक्यूट होनी है। दूसरा क्या है, जो अलोकेशन मेथड है उसके ऊपर भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जो फैक्टर्स हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को। ठीक है जी। क्या अगर कोई प्रोग्राम है वो कंटिन्यूअसली एलोकेटेड फाइल को रीड करने लग रहा है, या भाई वो लिंक्ड एलोकेशन को रीड करने लग रहा है, या इंडेक्स्ड एलोकेशन है, ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर क्या होता है, वो रिजल्ट्स उसके वेरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मेन फोकस हमारा क्या होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, सीक टाइम के ऊपर ही होता है, सीक डिस्टेंस के ऊपर ही होता है। तो इसलिए क्या होते हैं, जो मॉडर्न डिस्क है उनके अंदर जो रोटेशनल लेटेंसी है वो इज कैन नियरली बी इक्वल टू द एवरेज सीक टाइम। जो एवरेज सीक टाइम होता है उसके इक्वल क्या होती है, उसकी रोटेशनल लेटेंसी होती है, जो मॉडर्न डिस्क है उनके लिए बता रहे हैं। ये सब ऐसे ही है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे जी, क्योंकि आपके पास पता है कोई एक सिंगल रिक्वेस्ट नहीं आती, बैच ऑफ रिक्वेस्ट आती है आपके कंट्रोलर के पास। ठीक है जी, तो कंट्रोलर क्या करता है, उनको क्यू कर लेता है और फिर उनको शेड्यूल करता है वन बाय वन टू इम्प्रूव द सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है जी। तो ये क्या बता रहा है जी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो सेपरेटली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट नहीं होना चाहिए, दोज मस्ट बी रिटन एज ए सेपरेट मॉड्यूल। ठीक है जी, तो वो क्या देगा, वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपको बाय द टाइम अगर कोई रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है एल्गोरिथम की, तो वो रिप्लेसमेंट भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर डिफॉल्ट एल्गोरिथम जो बेस्ट एल्गोरिथम बताइए वो एसएसटीएफ या लूप जो एल्गोरिथम है, दैट इज ए रीजनेबल चॉइस फॉर डिफॉल्ट एल्गोरिथम, यानी कि इनको आप एज ए डिफॉल्ट जो आप यूज करते हो ना वो आप यूज कर सकते हो, एसएसटीएफ या लूप एल्गोरिथम को। ठीक है जी, तो ये आपके क्या है जी, दीज आर द डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज फेयर बट नियरली रैंडम शेड्यूलिंग होती है, फर्स्ट आयर जो फर्स्ट आयर रिक्वेस्ट है उसी को फुलफिल करता चला जाएगा। तो इसके अंदर वही देयर इज ए नॉट अ पॉसिबिलिटी टू मैनेज द इफेक्टिव सीक टाइम। ठीक है, एसएसटीएफ है उसके अंदर स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है जी, उसके बाद स्कैन है वो इट फेवर्स द रिक्वेस्ट फॉर ट्रैक्स नियर द एंड्स। तो नियर द एंड्स जो ट्रैक्स हैं उनके लिए क्या आती है, ज्यादा सुटेबल होती है। ठीक है जी, एक सी स्कैन होती है, सर्कुलर स्कैन। ठीक है जी, एक लुक होती है और एक सी लुक होती है। सी लुक यानी कि सर्कुलर लुक विच अवॉइड्स द आर्म स्टिकीनेस, यानी कि जो आर्म जो बोथ द एंड्स को टच नहीं करेगी जब भी वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे, जो कि स्कैन और सी स्कैन के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, कि जरूरत नहीं है तो भी वो बाउंड्री को टच करके फिर दोबारा से वो मूव करते हैं दूसरी डायरेक्शन के अंदर। देखो जी, दीज आर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या बताया है कि ये एक रिक्वेस्ट क्यू दी हुई है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट दी हुई है, ये दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स जिनको हमें क्या करना है, हमें एक्सेस करना होता है। 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। ठीक है जी, एक हेड पॉइंटर होता है जिसकी करंट पोजीशन क्या बताइए, 53, यानी करंटली जो आपका रीड राइट हेड है वो कहाँ पे है, आपका 53 सेक्टर के ऊपर है। अब वहां से वो क्या करेगा जी, मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर आपको पता ही है कि जिस ऑर्डर के अंदर रिक्वेस्ट आती है उसी ऑर्डर के अंदर क्या होती है, फुलफिल होती है। ठीक है जी। सर हाँ जी, सर मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सर का मैसेज आ रहा है। स्टार्ट हो गई। यस सर।